दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण खंड भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इसमें आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और संघीय कार्यपालिका हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भाग 1। सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है और ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास और स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की और इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था और विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। दोस्तों, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी और याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी, दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 15 थी दोस्तों। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको कि 22 जनवरी, तिथि याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। आइए देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। देखिए दोस्तों, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान निर्माण का कार्य जो बहुत हद तक इन्हीं समितियों के माध्यम से जो है संचालित किया गया था। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान जो पारित किया गया था उसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन 465 अनुच्छेद आप इसलिए नहीं कह सकते
क्योंकि ये संख्या जो है विश्वसनीय नहीं है और ए बी करके जो पार्ट्स हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। जैसे कोई अनुच्छेद ए पार्ट ए अनुच्छेद, जैसे मान लीजिए कोई अनुच्छेद है उसका ए बी सी करके जो पार्ट जोड़े गए हैं उनके आधार पे अगर जो हम देखें तो तार्किक रूप से संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। दोस्तों संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रही दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया, उन स्रोतों के बारे में, यानी भारतीय संविधान के स्रोत कौन से हैं। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और यहाँ से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि के शासन का प्रावधान ग्रहण किया है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये सभी प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा कनाडा के संविधान से जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से गृहीत किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये सभी आयरलैंड के संविधान से हैं। इसके अलावा आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से, और मूल कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है ये जापान के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण भाग, और ये रिवाइज करने का हमारा जो है मतलब ये है कि इससे आप आसानी से संविधान के सभी भाग और उसमें निहित विषयों को समझ सकेंगे। देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और ये व्यवस्था अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत है। भाग 3 आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं जिनको अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। भाग 5 में दोस्तों संघ सरकार से संबंधित उपबंध हैं, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भाग 6 राज्यों से संबंधित उपबंध हैं, 152 से अनुच्छेद 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक। और भाग 9 में दोस्तों देखिए पंचायतों का प्रावधान है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। इसके अलावा भाग 9 क में नगर पालिकाओं का प्रावधान है, 243 त से 243 य छ तक। और भाग 9 ख में अभी सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। और देखिए यहाँ पर भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 15 में दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 18 इसमें जो है दोस्तों, भाग 18 संविधान का ये इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भाग 20 में संविधान के संशोधन का प्रावधान है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आइए संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और उनके विषयों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली अनुसूची में संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची शपथ यानी प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान है और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा ये 4 राज्य हैं, अमेत्रिमी या अमेमित्री। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर दोस्तों देखिए अयोग्यता का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। इसके बाद आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आइए भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ घोषित किया गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। दोस्तों, श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि होम मिनिस्टर होते हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें जो हैं उनके बारे में जानते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत दोस्तों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली इसमें शामिल हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के जो है संबंधित राज्य हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड का इनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत में नए राज्यों का गठन और उनका गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ये जो है नए राज्यों के गठन का वर्ष रहा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले जो हैं कारगिल तथा लेह जिला शामिल है और शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर इसे 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव बना दिया गया है और इसकी राजधानी दमन है। तो कुल मिलाकर भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान नागरिकों को एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का अध्याय भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और इसमें एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था जिसको 74वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार और समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है और इसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है और राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि अस्पृश्यता का अंत जो है वो किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है
अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है और इसमें यह कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 दोस्तों वाक स्वातंत्र्य और कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है और अनुच्छेद 19 एक के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 एक क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है और अनुच्छेद 19 एक ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 एक ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 एक घ में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19 एक 6 जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला तो ये किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि या उस समय लागू कानून का अतिक्रमण करेगा। दूसरी बात यह कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा और तीसरा ये कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है और किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी में एक अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है जो कि शिक्षा का अधिकार है और राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद 22 है जिसके द्वारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किया गया है और किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होगा। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरे प्रकार का अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 के अधीन मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके अलावा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी तरह अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 5वां अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। 6वां अधिकार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और ये जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के 5 तरह के रिट यानी निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस कहते हैं। दूसरा परमादेश है जिसको मैंडेमस कहते हैं।
तीसरा प्रतिषेध है जिसको प्रोहिबिशन, और चौथा उत्प्रेषण है जिसको कर्टियोररी कहा जाता है, और पांचवा अधिकार परीक्षा जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है निलंबित किए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसी आधार पर दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर भी किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उनको प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों को जान लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 38 में ये व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत जो कर्मकार हैं या कामगार हैं उनके निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। इसी प्रकार जो अगला नीति निर्देशक तत्व है वो है अनुच्छेद 44, और इसके तहत आप जानते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 जो है 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान इसमें वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित किया गया है। और आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया, और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। आइए मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लेते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि पहला ये है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व करे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है संवैधानिक या सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दोस्तों, दसवां है कि दसवां मूल कर्तव्य ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करे और जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए जो है ये प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मूल कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। दोस्तों देखिए, को इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में मूल रूप में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या गार्जियन को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। अब आइए दोस्तों संघीय कार्यपालिका पर आते हैं। संघीय कार्यपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। और भारत में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं हमारे संविधान में और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय कोई लाभ का पद न धारण करता हो। निर्वाचन के बारे में जानते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में जो है संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल, संक्रमणीय और गुप्त मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और शपथ में ये है कि अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
वेतन तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। और महाभियोग दोस्तों देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो एक ही कारण है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए का, वो है अनुच्छेद 61। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वीबी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। आर वेंकट रमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 9वें राष्ट्रपति रहे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। और के आर नारायणन दोस्तों ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रणब मुखर्जी ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक कंटिन्यू कर रहा है। वी गिरी दोस्तों वाराह वेंकट गिरी निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। आइए दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहली तो विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। और इसके अलावा संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। और राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। संसद के अनुमोदन के बाद अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दोस्तों ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड के परिहार और विराम का न्यायिक अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों देखिए क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां हैं। इसमें 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार निहित हैं, आप जानते भी हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थायित्व प्रत्यक्ष जो है क्रेडिट के संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। और द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। और तीसरा आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में घोषित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों विधायी और जो है आपातकालीन शक्तियों के अलावा परामर्श की शक्ति भी है।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान थे। अब आइए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे 1952 से 1962 तक। पहला समयकाल कार्यकाल 1952 से 1957 और दूसरा 1957 से 1962 था। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकट रमण 1984 से 1987। इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017 दो कार्यकाल के लिए, पहला कार्यकाल 2007 से 2012 और दूसरा 2012 से 2017, और वर्तमान में वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं ये हैं कि उसे भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। दोस्तों, देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है वो यहाँ पर होती है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आइए भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम और कार्यकाल देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक और गुलजारी लाल नंदा पुनः एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी दोस्तों 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक और पुनः इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक और अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक।
HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, और IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से दोस्तों ये 2004 22 मई 2004 तक। उसके बाद कांग्रेसी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 2 कार्यकाल के लिए 26 मई 2014 तक रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, और अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो कि हमने घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान से कवर किया है। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF, राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें देखिए संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधायिका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा प्रमुख संविधान संशोधन हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें सबसे पहले आइए संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 यानी 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया एवं शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 79 के अनुसार दोस्तों भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल हैं भारत की संसद में। और संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आइए देखते हैं संसद के महत्वपूर्ण सदन राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत की गई है। आइए देखते हैं दोस्तों राज्यसभा सदस्य संख्या राज्यवार। देखिए आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है, असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11 राज्यसभा सदस्य हैं और हिमाचल प्रदेश में 3 और झारखंड में 6, केरल में 9, महाराष्ट्र में 19। इसके अलावा दोस्तों मेघालय में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 3, तेलंगाना से 7,
और देखा जाए अरुणाचल प्रदेश से एक राज्यसभा सीट है और बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं, गोवा से एक, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वहाँ से 3 राज्यसभा सदस्य हैं, पुडुचेरी से दोस्तों 1, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 राज्यसभा सदस्य जो हैं चुने जाते हैं और पश्चिम बंगाल से 16। दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है और राज्यसभा आप जानते हैं एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये व्यवस्था अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत की गई है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है और राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। दूसरा सदन जो हमारा है वो है लोकसभा, जिसको कि पीपुल्स हाउस कहा जाता है। दोस्तों लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, इसकी अधिकतम संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों राज्यवार लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में। आंध्र प्रदेश के 25 सदस्य हैं, सदस्य संख्या आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 26, गोवा में 2, हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 10, झारखंड में 14, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, केरल में 20, इसके अलावा कर्नाटक में 28, मेघालय में 2, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2 और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में दोस्तों 1 लोकसभा सीट है, उड़ीसा में 21 है, पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1 है, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे 7 जो है लोकसभा सीटें हैं, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में 2 लोकसभा सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है। तो यहाँ पर इस चार्ट से आप भारत के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या को समझ सकते हैं। दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो होता है ये अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो होता है डिप्टी स्पीकर ये अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों अध्यक्ष जो होता है लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन और अध्यक्षता करता है। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है।
और लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी। और दोस्तों, नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसको कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक है। संसद की वित्तीय समितियों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति संसद की अस्थायी समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, और इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी के बारे में। शून्यकाल, तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, और इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक क्या होता है? तो ऐसे विधेयक जो राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। इसके अलावा धन विधेयक, तो देखिए धन विधेयक अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं, और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है, और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका गठन किस प्रकार से होता है? उच्चतम न्यायालय के गठन की बात अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। और इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 न्यायाधीश, यानी कुल 34 न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि क्या है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। पद मुक्ति, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता, केवल 2 ही कारण होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, इसमें आइए देख लेते हैं प्रारंभिक अधिकारिता। तो दोस्तों, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, या भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों में से एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है, ये उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखिए, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, और ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 143 143 याद रखिएगा। इसके तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, तो पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार आपका अनुच्छेद 137, इसके तहत उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। तो और कुल मिलाकर स्वयं के द्वारा पारित निर्णयों पर पुनर्विचार की शक्ति ये न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल जो है रिव्यू के न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत शामिल है। अभिलेख न्यायालय, तो दोस्तों अनुच्छेद 129 यानी अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है और इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में अधिकारिता क्षेत्र इसका है और इसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में और खंडपीठ लखनऊ में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को, इसके अधिकारिता में आंध्र प्रदेश आता है। अमरावती मुख्य पीठ है। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में स्थापित किया गया और इसके अधिकारिता के अंतर्गत दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव आते हैं। इसमें मुख्य पीठ बॉम्बे में और खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में स्थित है। अगला उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, 1862 में स्थापित हुआ। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अधिकारिता में आते हैं। कोलकाता सर्किट बेंच इसका पोर्ट ब्लेयर में है और मुख्य पीठ कोलकाता में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सन 2000 में स्थापित किया गया, इसकी अधिकारिता में छत्तीसगढ़ है और बिलासपुर इसकी जो है ये स्थित है बिलासपुर में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई, दिल्ली अधिकारिता में आता है। इसका जो मुख्य पीठ है दिल्ली में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित किया गया। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसकी अधिकारिता में है। गुवाहाटी में मुख्य पीठ और खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में स्थित हैं। गुजरात उच्च न्यायालय दोस्तों 1960 में स्थापित हुआ, गुजरात इसकी अधिकारिता में आता है, अहमदाबाद में स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में स्थापित किया गया, इसकी अधिकारिता में हिमाचल प्रदेश आता है और शिमला जो है शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अवस्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में स्थापित हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसकी अधिकारिता में आते हैं और ये उच्च न्यायालय श्रीनगर और जम्मू में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय सन 2000 में स्थापित हुआ, झारखंड अधिकारिता में आता है और ये रांची में स्थित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, कर्नाटक इसकी अधिकारिता के अंतर्गत है और इसका मुख्य पीठ बेंगलुरु में, खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय 1956 में ये स्थापित किया गया, केरल और लक्षद्वीप जो है इसकी अधिकारिता में आते हैं और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश इसकी अधिकारिता में आता है और जबलपुर में ये स्थित है। इसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है दोस्तों। इसके अलावा मद्रास उच्च न्यायालय जो है 1862 में स्थापना हुई, तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अधिकारिता में आते हैं। चेन्नई में मुख्य पीठ और खंडपीठ मदुरई में है। ओडिशा उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुई, ओडिशा में है और कटक में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित हुआ, बिहार अधिकारिता इसकी है और ये पटना में स्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में इसकी स्थापना हुई, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके अधिकारिता में है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में स्थापित हुआ, राजस्थान अधिकारिता में आता है। जोधपुर में इसका मुख्य पीठ और खंडपीठ जयपुर में है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित हुआ और सिक्किम इसकी अधिकारिता के अंतर्गत आता है, गंगटोक में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित हुआ, उत्तराखंड जो है इसकी अधिकारिता में आता है, नैनीताल में ये स्थित है।
इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में हुई। मेघालय इसकी अधिकारिता में आता है और शिलांग जो है यहाँ पर स्थित है। मणिपुर उच्च न्यायालय मार्च 2013 में स्थापित हुआ। मणिपुर अधिकारिता में है, इम्फाल में स्थित है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में हुई। त्रिपुरा इसके जो है अधिकारिता में आता है और अगरतला में ये स्थित है। और देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ। तेलंगाना इसकी अधिकारिता में आता है और ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में अगर जो उच्च न्यायालयों की संख्या देखी जाए तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियां देख लेते हैं तो दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और रिटों की संख्या कितनी होती है, रिट के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना है। अब आइए देखते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक रूप से ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो कि राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है या अपना पद धारण करता है। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा और वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं और वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। आइए भारत की संचित निधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखाओं का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण आकस्मिकता निधि है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य के आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। आइए जानते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आदि शामिल होते हैं। राज्यपाल, दोस्तों, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है और किसी एक ही व्यक्ति को या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 में ये व्यवस्था है और राज्यपाल पद के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें ये है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वो नियुक्ति और पदावधि के बारे में जानते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतया 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार। आइए दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियां यानी वर्क आर पावर ऑफ गवर्नर के बारे में जानते हैं। गवर्नर को जो कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं उसमें यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद, जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसके कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। आइए राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने, संबोधित करने, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है और यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। आइए देखते हैं राज्य विधानमंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए दोस्तों, राज्य विधायिका के बारे में जानते हैं। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन यानी विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होती है। वर्तमान में 6 राज्य देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषदें यहाँ पर अस्तित्व में हैं। विधान परिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है अनुच्छेद 169 के अनुसार देखिए दोस्तों, संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि विधान परिषद के गठन से संबंधित जो प्रक्रिया है वो संसद विधान परिषद के गठन और विघटन कर सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। और दोस्तों, एक इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विधान परिषद अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसको समाप्त यानी इसका उत्सादन किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए देखते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। दोस्तों, विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। दोस्तों, विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है और विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अपवाद स्वरूप आप देख सकते हैं कि गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सदस्य संख्या है, जबकि कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सदस्य हैं।
अब आइए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और ये सूक्ति वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। राष्ट्रगान, दोस्तों राष्ट्रगान हमारा जन गण मन अधिनायक जय है। इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। दोस्तों राष्ट्रगीत तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को ही जो वंदे मातरम है इसको हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा है और राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में केसरिया रंग साहस और शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। और ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2 और 3 का होता है, यानी चौड़ाई 2 के अनुपात में और लंबाई 3 के अनुपात में होती है। अब आइए राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर यानी जो पिकॉक है, जिसको वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को घोषित किया गया है और राष्ट्रीय जलीय जीव आप जानते हैं गंगा डॉल्फिन या सूस को जो है मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल का जो दर्जा है वो हाथी को प्रदान किया गया है। यहाँ पर अब आइए दोस्तों पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अड़ तक और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 तिथि याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। आइए देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। पहली महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति, वर्ष याद रखिएगा 1957 में। दूसरा अशोक मेहता समिति 20 साल बाद 1977 में। GVK राव समिति 1985 में गठित की गई थी। LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988। तो दोस्तों यहाँ से इन समितियों का क्रम भी पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 है। दोस्तों देखिए महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है।
11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए नगर पालिका के बारे में जानते हैं दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक और 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो हैं उनका आरक्षण किया गया है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है और याद रखिएगा सबसे पहले 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पूरा होता है। आइए निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो याद रखिएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन मंडल को दी गई है, निर्वाचन आयोग को। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कुल कितनी है? 8 है दोस्तों। इन दलों की सूची देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, ये सबसे पुराना जो है राजनीतिक दल है अपना। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, इसका हाथी है चुनाव चिन्ह असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का जो चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम हंसिया, हथौड़ा और तारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी, इसका जोड़ा फूल है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों 7 जून 2019 को नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रथम संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, 1951 में हुआ और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती से बाहर रखा गया। देखिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पहले 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम सह राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है, ये राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई। और 44वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसके द्वारा जो मूल अधिकार ये था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत मात्र विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया।
और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था दोस्तों अनुच्छेद जो है संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है 1985 का, और इसको दल बदल निरोधक कानून भी कहा जाता है। इसके तहत संसद के और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1988 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 है। इसके द्वारा दोस्तों संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है, जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 दोस्तों, ये देखिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो जीएसटी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 101। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो ये है दोस्तों 2018 का, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें देखिए EWS, जिसको कि इकोनॉमिकल वीक सेक्शन कहा जाता है, सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था EWS में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें लोकसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि, और लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन जो कि नामांकन होता था, आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन जो किया जाता था, वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और देखिए लेटेस्ट 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 क्या कहता है? तो ये अधिनियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था को जो शार्ट में हमने समझने का प्रयास किया है, इसमें देखिए इसका 2 भागों में हमने संपूर्ण राज्य व्यवस्था को कवर किया। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का जो भाग था, संपूर्ण भाग, यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।